लेकिन फिर विकर्स के विचार पूरी तरह से कुछ और हो गए। सर्विस एक द्वारपाल था, जिसका मतलब था कि यह किसी चीज की रक्षा कर रहा था। शायद कोई डंजन जो पास ही हो सकता था। खजाने के विचार से विकर्स का दिल तेजी से धड़कने लगा, जो उसमें छिपा हो सकता था। उसे पता था कि डंजन्स अक्सर शक्तिशाली राक्षसों के ठिकाने होते हैं। विकर्स ने डंजन का पता लगाने का दृढ़ निश्चय किया, लेकिन वहां जाने से पहले उसने एक मुट्ठी सर्विस फीसीज ली और उसे अपने शरीर पर लगाया। विकर्स को पता था कि ऐसा करने से वह किसी छोटे राक्षस से बच सकता था जो उसके रास्ते में हो सकता था। विकर्स की तेज इंद्रियां पूरी तरह जागृत थीं, जब वह जंगल में सर्विस के कदमों का पीछा कर रहा था। उसने सूखी मिट्टी, सड़े हुए पत्ते और गीली जड़ों को ध्यान से देखा और एक ही लक्ष्य के साथ निशान का पीछा किया। जैसे ही वह रास्ते पर वापस आया, उसकी आंखें पहचान से चौड़ी हो गईं। ये वही डंजन थी जिसकी सर्विस रक्षा कर रही थी, और विकर्स ने महसूस किया कि वह पहले भी यहां आ चुका है। उसे पता था कि यह डंजन अगले 10 वर्षों में खोजी जाएगी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि तब तक ये पूरी तरह से खाली होगी। लेकिन अभी उसे सड़े हुए सतह के नीचे माना का एहसास हो रहा था। विकर्स ने सावधानी से डंजन के करीब पहुंचा। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई रोशनी नहीं देखी, और उसे एहसास हुआ कि डंजन उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन विकर्स ने हार नहीं मानी। उसकी लाल आंखें उत्साह से चमक उठी जब वह डंजन के अंदर कदम रखता है। वह ये सोचकर खुद को रोक नहीं सका कि अंदर कौन से खजाने उसका इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही विकर्स अंधेरी डंजन में आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहां चारों ओर रूबी के खनिज बिखरे हुए थे। हाँ, उसे पूरा विश्वास था कि ये खनिज पास के रिडल माउंटेन से जुड़े हुए होंगे। अचानक उसने डंजन के भीतर से एक हल्की चमक देखी और वह सोचने लगा कि क्या ये वही प्रवेश द्वार था जिसकी उसे तलाश थी। और अधिक खोजने की उत्सुकता में उसने अपनी चाल तेज कर दी और जल्द ही वह खुद को एक उज्ज्वल रूप से रोशनी वाले कमरे में खड़ा पाया। जैसे ही उसकी आंखें प्रकाश में समायोजित हुईं, वह एक विशाल रूबी को देखकर दंग रह गया, जो कमरे के केंद्र में एक स्तंभ पर रखी हुई थी। वह इस रत्न की सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, और उसे एहसास हुआ कि यह इतनी चमकदार रोशनी पैदा करने के लिए माना से भरी हुई होगी। हालांकि उसकी आश्चर्य की इस घड़ी में खलल तब पड़ी जब उसने पास के कंकाल को जमीन पर पड़ा देखा। जब वह करीब पहुंचा तो उसने हिंसा के संकेत देखे, जिनमें गहरे घाव और सूखा हुआ भूरे रंग का खून था। उसने महसूस किया कि यहाँ पहले कोई और भी था, और उनके असमय निधन को काफी समय हो चुका था। जिज्ञासावश विकास ने एक पत्र उठाया जो कंकाल के पास पड़ा था। पत्र के लेखक ने खुद को केन के रूप में परिचय दिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे की वीडियोस भी ऐसे ही आती रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने सभी एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर दो, ताकि आपका भाई भी मोटिवेट हो सके। और बताया कि वह अपने नाम से इस सफेद कागज को गंदा नहीं करना चाहता। जैसे ही विकर्स आगे पढ़ता गया, उसने महसूस किया कि लिखावट थी बास्करविल की। उसने सोचा कि क्या लेखक बास्करविल परिवार का सदस्य था। पत्र में आगे बताया गया कि केन और उसके भाई एबिल ने उस प्रसिद्ध पत्थर के कक्ष का पता लगाया था, जिसके बारे में परिवार में पीढ़ियों से बातें हो रही थी। दोनों भाइयों ने कई कठिन परीक्षाओं का सामना किया और कई राक्षसों को मार गिराया, अंततः उस कक्ष तक पहुंचने के लिए। लेकिन आखिरी परीक्षा में दोनों भाइयों को एक कठिन गार्डियन का सामना करना पड़ा, जिसे हराने के लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि लड़ाई के दौरान एबेल गंभीर रूप से घायल हो गया और केन उसे बचा नहीं पाया। केन ने पत्र में लिखा कि वह खजाने तक पहुंचने के बहुत करीब था, लेकिन उसने महसूस किया कि इस स्टोन चेंबर की कीमत उसके भाई की जान नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए उसने खजाना छोड़ने का फैसला किया और अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। पत्र पढ़ने के बाद विकर्स को एहसास हुआ कि जिस खजाने की वह तलाश कर रहा था, वह शायद इसी स्टोन चेंबर में था। लेकिन अब केन और एबल की कहानी सुनकर उसने सोचा कि क्या ये खजाना वास्तव में इतना मूल्यवान था कि इसके लिए जान दी जाए। विकर्स ने कमरे का और भी बारीकी से निरीक्षण किया और देखा कि दीवारों पर प्राचीन रून्स खुदी हुई थीं, जिनमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां छिपी हुई लग रही थीं। वह जानता था कि अगर वह इन रून्स को सही तरीके से सक्रिय कर पाता, तो शायद उसे खजाने तक पहुंचने का एक और रास्ता मिल जाता। लेकिन वह भी जानता था कि ऐसा करने में खतरा था। फिर भी विकर्स के लाल आंखों में लालसा की चमक थी। उसने अपने चारों ओर फैली शक्ति और खजाने की संभावनाओं को महसूस किया, और उसने ठान लिया कि वह जो कुछ भी हो, उस स्टोन चेंबर के रहस्यों को उजागर करेगा। केन और एबल जुड़वा थे जिन्हें जन्म के समय अलग कर दिया गया था ताकि वे खजाने को प्राप्त कर सकें। उन्हें फिर से एक होना था, जिसका मतलब था कि केवल उनमें से एक ही खजाने के साथ बाहर जा सकता था।
एक भयंकर लड़ाई में कैन ने अपने भाई को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद कोई बदलाव नहीं हुआ। वे निश्चित रूप से 2 से 1 हो गए थे, लेकिन कैन खजाना नहीं ले सका। कुछ पछतावे के पलों के बाद कैन ने निर्णय लिया कि वह इस जगह को छोड़ देगा और दूसरों को चेतावनी देगा कि यहां न आए। उसने एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि इस शैतानी जगह से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये केवल मनुष्यों का मजाक उड़ाने के लिए है। विकर ने पत्र को ध्यान से पढ़ा, जिसमें कैन ने डेंगोन तक की उनकी यात्रा का वर्णन किया था। उन्होंने वहां पहुंचने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। विकर यह सोचने पर मजबूर हो गया कि जो असाइनमेंट उसे दिया गया था, वह कैन और एबल जैसा ही था। भले ही उसके पास कोई जुड़वा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि कैन और एबल ने टेक्स्ट को गलत समझा था। लेकिन इसका क्या मतलब था? जब प्रवेश करेंगे तो 1 होंगे, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद 2 हो जाते हैं, और जब निकलेंगे तो फिर से 1 हो जाते हैं। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे क्योंकि वह उनके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। विकर हार मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि ऐसा कोई डेंगोन नहीं है जिसे हराया न जा सके। विकर ने कंकाल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और अचानक उसे एक समझ आई। उसने कैन और एबल की असफलता के बारे में सोचा और समझा कि उनकी हार का कारण उनकी एक दूसरे को 2 व्यक्तियों के रूप में देखने की मानसिकता थी। जब वह कमरे के बीच में स्थित रूबी की ओर बढ़ा, तो उसने अंधेरी सुरंग को देखा जो एक चमकीले पत्थर के कक्ष की ओर जाती थी और महसूस किया कि डेंगोन का उत्तर पहेली में ही था। मैं एक हूं जब अंधेरी सुरंग से प्रवेश करता हूं, लेकिन जब रूबी की रोशनी मुझ पर पड़ती है तो मैं 2 हो जाता हूं, और जब अंधेरा फिर से लौटता है, तब पत्थर के कक्ष का अंतिम चरण खुलेगा। जैसे ही उसने रूबी को तोड़ा, विकर ने उत्तर प्रकट किया, छाया। रूबी टूटने के बाद अचानक कमरे में प्रकाश फैल गया, जिससे छिपा हुआ खजाना प्रकट हो गया। विकर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके सामने जो कुछ था, वही 2 भाइयों की मृत्यु का कारण था। उसके सामने एक तलवार थी जो एक पत्थर पर रखी थी और एक बुरी आभा बिखेर रही थी। विकर इस दृश्य से स्तब्ध था और सोचने लगा कि क्या ये तलवार वही शैतानी खजाना था। जैसे ही उसने तलवार की जांच की, उसकी नजर उस पत्थर पर लिखी गई टेक्स्ट पर पड़ी। उस पत्थर के नीचे लिखा हुआ था कि केवल वही लोग जिनके अंदर बास्काविलिस का खून था, ऊपर की ओर रखे हुए बिल्ज़बब को उठा सकते थे। ये जानकर वह हैरान और स्तब्ध रह गया कि स्वॉर्ड बिल्ज़बब यहीं से उत्पन्न हुई थी। जैसे ही इस तलवार का जिक्र हुआ, उसके दिमाग में बचपन की पुरानी यादें दौड़ पड़ी। उसे वो पिक्चर बुक याद आया जो उसने बचपन में देखा था, जिसमें बील्ज़ेबाउट नाम की एक भयानक मक्खी को दर्शाया गया था। बील्ज़ेबाउट एक अभूतपूर्व महान राक्षस था जिसने पुरानी कहानियों के अनुसार महाद्वीप पर आक्रमण किया था। उसे याद आया कि बिल्ज़ेबब शैतानों के पवित्र तारामंडल का हिस्सा था, जिसे 7 संकटों के रूप में जाना जाता था, और 7 परिवारों के मुखियाओं ने इसे रोकने के लिए कदम बढ़ाए थे। उसे ये भी याद आया कि पहले बास्काविले पूर्वज ने बिल्ज़ेबाउट से लड़ाई की थी और उसकी शेष शक्ति को बास्काविले की भूमि में बंद कर दिया था। बिल्ज़ेबब की राक्षसी ऊर्जा के कारण वहां दानव और राक्षस आकर्षित होते थे, और भले ही यह कहानी एक मिथक मानी जाती थी, विका जानता था कि यह सच थी। उसके सामने रखी तलवार इसका प्रमाण थी। उसे याद आया कि यह तलवार दानव कबीले द्वारा छीन ली गई थी, जिसके कारण युद्ध में अनगिनत मनुष्यों की मौत हुई थी। जैसे ही विका ने तलवार निकालने की कोशिश की, उसने घोषणा की कि यह कभी भी दानव कबीले के हाथों में नहीं जाएगी, क्योंकि अब यह उसकी थी। अचानक उसने अपने हाथ में एक ऊर्जा महसूस की और आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। उसने तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़ा और अचानक तलवार गायब हो गई। कुछ क्षण बाद ये फिर से प्रकट हुई, पूरी तरह से विका के हाथ से जुड़ी हुई। जैसे ही विका ने अपना हाथ बढ़ाया, स्वॉर्ड बिल्ज़ेबब उससे निकल आई, एक हल्का आभा छोड़ते हुए। विका ने उस तलवार की ओर आश्चर्य से देखा, ये जानते हुए कि यह शैतानों के पवित्र तारामंडल के एक राक्षस की लाश से बनी हुई थी। उसने खुद को खुशकिस्मत समझा कि उसे इतनी शक्तिशाली वेपन प्राप्त हुई थी। दुर्गम गुफा की खोज करने के बाद और यह महसूस करते हुए कि उसके पास और कुछ नहीं बचा था, विका ने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह बाहर निकल रहा था, तो अचानक उसने अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस किया। वह घुटनों के बल गिर गया, चक्कर और भूख महसूस करते हुए। जैसे ही उसने अपने हाथ की ओर देखा, उसे बिल्ज़ेबब की आवाज सुनाई दी और विका ने महसूस किया कि भूखा वह नहीं, बल्कि तलवार थी। जब विका गुफा से बाहर निकला, तो उसने अपने पेट को दर्द भरे भाव के साथ पकड़ा। बिल्ज़ेबब की भूख ने उस पर भारी असर डाला था, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी सेंस ऑफ स्मेल तेज हो गई थी।
अचानक बिल्ज़ेबब ने उसे एक दिशा की ओर खींचना शुरू कर दिया, उसके हाथ को झटकते हुए जैसे कि उसे उस दिशा में जाने के लिए मजबूर कर रही हो। विका उस दिशा में भागा, ये जानने के लिए उत्सुक कि वहां उसे क्या मिलेगा। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां हेल हाउंड की लाश थी, जिसे उसने पहले मारा था। विका को आश्चर्य हुआ कि बिल्ज़ेबब उस लाश की ओर खींची चली आए, और उसने तलवार को उसकी ओर बढ़ाया। विका ने देखा कि बिल्ज़ेबब ने हेल हाउंड का खून अवशोषित कर लिया, और उसकी खुद की भूख शांत हो गई। उसने सोचा कि क्या बिल्ज़ेबब की भूख ने पास के पहाड़ की मिट्टी और पेड़ों को सूखने पर मजबूर किया था। तलवार की ओर देखते हुए विका ने एक जिम्मेदारी का एहसास किया और मन ही मन तलवार के अनियंत्रित स्वभाव के बारे में सोचकर निराश हुआ। बिल्ज़ेबब ने अपनी भूख को संतुष्ट किया और एक संतोषजनक आवाज निकाली। विका ने तलवार की क्षमताओं का अध्ययन करने का अवसर लिया। उसने देखा कि तलवार की शक्ति ग्लटन ऑफ फ्लाइज थी, जो इसे अपने विरोधियों की क्षमताओं को अवशोषित करने की अनुमति देती थी। हालांकि ये शक्ति खतरनाक थी, क्योंकि अवशोषण की सीमा लगभग अनंत थी, जिससे कई लोग अपनी शक्तियां खो देते थे। विका ने देखा कि तलवार की पहली स्लॉट अब हेमराज हेल हाउंड के कौशल से भरी हुई थी, जो भी जोड़ रैंक की थी।